हेलो गाइस। तो आज की कहानी का हीरो है अकीरा, एक ऐसा लड़का जो गेमिंग का दीवाना है और सिर्फ दिन रात बस कंप्यूटर के ऊपर गेम ही खेलता रहता है। वो अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है और अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है, तभी दो लड़कियां उसे देखती हैं और कहती हैं, क्या ये वही अकीरा है जो स्कूल क्लास में और ब्रेक के समय भी गेम ही खेलता रहता है, फिर भी हर एग्ज़ाम में टॉप करता है? क्या ये मुमकिन भी है? अकीरा ये सब सुन लेता है और सोचता है, उसे समझ नहीं आता कि लोग सब कुछ इतना मुश्किल क्यों बना देते थे। वो तो बिना पढ़ाई करे एग्ज़ाम को आसानी से टॉप कर देता है और बाकी समय सिर्फ गेम ही खेलता रहता है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और एक टाइमर स्टार्ट होता है, सिर्फ 5 सेकंड का। जैसे ही टाइमर 0 होता है, मॉन्स्टर अकीरा पे हमला कर देता है। अकीरा उसके दोनों अटैक से बच जाता है, लेकिन ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं उसे एक साइकिल दिखाई देती है। वो उस साइकिल को उठा लेता है और तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। कीरा अभी भी कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे सामने एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है जहाँ कोई नहीं रहता है। वह उस बिल्डिंग में छुपने की सोचता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो उस बिल्डिंग की तरफ भाग जाता है। मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन अकीरा एक जगह पर छुप गया होता है। मॉन्स्टर का पैर पत्थर इस पर फिसल जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी जंप मार के दूसरी साइड तक पहुँच जाता है। अकीरा छत की तरफ भागता है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे होता है, लेकिन इस बार अकीरा तैयार होता है। वो एक रस्सी पकड़ के वहीं खड़ा होता है। जैसे ही मॉन्स्टर आता है, वो उस ट्रैप पे फंस जाता है और तभी ऊपर से एक बड़ा बैरल उस पर गिरता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी जिंदा होता है। वो बैरल को एक साइड में फेंक देता है और फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है। अकीरा तुरंत समझ आता है कि मॉन्स्टर फिर से वैसे ही जंप करेगा जैसे उसने पहले किया था, तो वो एक लोहे के रोड को वहाँ से सेटअप कर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर जंप करता है, उसका पेट उस रोड पर लग जाता है। उसके पेट से खून आने लगते हैं। वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और अकीरा उससे बच जाता है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की पीछे से आती है और कहती है, उसे लगा नहीं था कि वो उसके पेट को इतनी आसानी से हरा देगा। तभी फिर से एक 5 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। जैसे ही टाइमर 0 होता है, अकीरा का हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो लड़की स्माइल करके कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। उसके बाद जब अकीरा की आंखें दोबारा खुलती है, वो देखता है कि उसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, जिन सभी के हाथ बंधे हुए हैं और उसके भी। वो नोटिस करता है कि उसका हाथ पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो चुका है। तभी वही लड़की एक स्टेज पर आकर सबके सामने खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उस लड़की का नाम होता है मियोन। वो सबको बताती है कि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, और अब उन सभी का नाम नेशनल रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मतलब सोसाइटी के लिए अब वो सभी लोग मर चुके हैं। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है, ये बकवास बंद करो। लेकिन मियोन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ अटैक करती है और तुरंत उसकी जान ले लेती है। फिर वो एक स्माइल के साथ कहती है, शुक्रिया सभी लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनने के लिए। उसके बाद वो सबको समझाती है जैसे कि उन्होंने देखा वो अपने हाथ को एक कैनन में बदल सकती है। वो बताती है कि उन सबको भी इसी तरह के स्पेशल एबिलिटीज़ मिली है जो वो अपने बैटल्स के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी उन सबके हाथ में जो स्कल्स हैं वो उन्हें उनकी पावर यूज़ करने से रोक रहे हैं। जब वो स्कल्स ग्रीन हो जाएंगे, तब वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो कहती है कि यहाँ कोई रूल नहीं है कि कौन किसे मारेगा, बस एक ही रूल है, कैसे भी जिंदा बचना। यही उनके प्रोग्राम के रूल्स हैं। फिर मियोन सीधा अकीरा की तरफ देखती है और कहती है, लगता है उसे इस टाइप के गेम्स काफ़ी पसंद है। अकीरा को जवाब नहीं देता। तभी एक और बंदा आगे बढ़ के पूछता है कि ये जगह क्या है और वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मियोन शांति से कहती है, बदकिस्मती से वो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। वही ये आदमी फिर से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। जो पहले सवाल कर रहा था, वो उसे बिना मारे भी रोक सकती थी। मियोन एक स्माइल देती है और कहती है, अच्छा सवाल है, पर उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो एक बुरे इंसान है। अब मिल गया सवाल का जवाब। तभी एक और लड़की बीच में सवाल पूछती कि उसने उन सभी को ही क्यों चुना। मियोन कहती है, वो सब रैंडमली चूज़ किए गए हैं। उसके बाद उन सबको अपने रूम्स में ले जाया जाता है। जब अकीरा अपने रूम में पहुंचता है, उसके शेकल्स अपने आप खुल जाते हैं। वही टेबल पर एक पेपर पड़ा होता है, उसमें उसकी एबिलिटी के बारे में लिखा होता है। जैसे ही अकीरा उसे पढ़ता है, वो शॉक हो जाता है, लेकिन अभी तक उस एबिलिटी के सारे डिटेल्स उसे बताए नहीं गए थे। तभी मियोन उसे स्क्रीन पर देख रही होती है और बताती है अकीरा उसका फेवरेट है। फिर वो कहती है, चलो सब पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। राउंड स्टार्ट होता है। अकीरा एक क्लासरूम में एंटर करता है जहाँ उसका ओपोनेंट एक चेयर पे बैठा होता है, हाथ में एक लकड़ी की डंडी लेकर। तभी 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही वो 0 होता है, दोनों के शक्ल्स खुल जाते हैं। ओपोनेंट तुरंत अपनी लकड़ी को एक
स्वॉर्ड में बदल देता है और बिना रुके अकीरा पे अटैक करने लगता है। अकीरा उसके अटैक्स को लगातार डॉज करता है और एक चेयर को उठाकर सीधा उसके मुंह पे मार देता है। फिर वो उस पर एक के बाद एक काफ़ी सारे चेयर्स उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन ओपोनेंट चेयर को एक एक कर काट देता है। अकीरा तुरंत क्लासरूम से भाग जाता है और ओपोनेंट उसके पीछे जाता है। दोनों एक नए एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ ओपोनेंट देखता है कि अकीरा एक जगह कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है, जैसे वो उसका वेट कर रहा हो। ओपोनेंट कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो वो भाग रहा था, अब वो इतना कॉन्फिडेंट है, क्या उसके पास कोई प्लान है? अकीरा कहता है, वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करने में काफ़ी हिचकिचा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओपोनेंट तुरंत अटैक करता है, लेकिन अकीरा बोलता है इल्यूजन, और फिर कहता है उसकी एबिलिटी है अपने हाथ को एक कैनन में बदलना। ओपोनेंट शॉक हो जाता है। अकीरा का हाथ एक कैनन में बदल जाता है। फिर वो एक पावरफुल बम फायर करता है जो उसके ओपोनेंट को सीधा दीवार से टकरा देता है। अकीरा आगे बढ़कर उसे कहता है, खुद को सरेंडर कर दो वरना नेक्स्ट अटैक तुम पर करूंगा। ओपोनेंट पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब वो अकीरा की आंखों में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अकीरा कितना डेंजरस है। वो तुरंत सरेंडर कर देता है। इस तरह अकीरा राउंड जीत जाता है और उसका हाथ वापस नॉर्मल हो जाता है। मियन ताली बजा रही होती है और अपने साथी से पूछती है, तो क्या अकीरा ने उसे मना लिया कि उसकी एबिलिटी कैनन है? स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए अब हम वापस चलते हैं उस मोमेंट पर जब अकीरा ने पेपर पर अपनी एबिलिटी पढ़ी थी। उस पेपर में लिखा था उसकी एबिलिटी वही होगी जो उसका सामने वाला ओपोनेंट मान ले। मतलब दूसरे शब्दों में, अकीरा अगर अपने ओपोनेंट को विश्वास दिला दे कि उसकी एबिलिटी हाथ को कैनन में बदलना है, और अगर ओपोनेंट उस बात को सच मान ले, तो अकीरा वैसी एबिलिटी को यूज़ कर सकता है। और ये एबिलिटी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ये हम क्या अकीरा खुद नहीं जानता। अब हम शिफ्ट होते हैं एक नए कैरेक्टर पर जिसका नाम होता है यूरी। यूरी को उसकी बैटल के लिए ले जाया होता है। उसका ओपोनेंट एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास एक अजीब सी एबिलिटी होती है। वो सिर्फ किसी को सूंघकर उसका स्टेट बता सकता है। वो यूरी को सूंघता है और कहता है वो शादीशुदा नहीं है। वो शर्मा जाती है। यूरी उससे कहती है वो उससे दूर रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब है और डरावना है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस पर अटैक करने लगता है। जब टाइमर स्टार्ट होता है, जैसे ही स्कल्स टूटते हैं, यूरी अपनी फुल पावर लगाकर उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त किक मार देती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने चेहरे से खून को हटा देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वैसे ही खड़ा हो जाता है। फिर वो यूरी से गुस्से में घटिया तरीके से बातें करने लगता है और अचानक वो अपने पैंट्स उतार के अपना घटिया रूप दिखाता है। वो एक बिल्कुल ठरकी इंसान होता है। फिर वो उस पर दोबारा चार्ज करने लगता है, लेकिन यूरी शॉक में थी इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती है। वो आदमी उसे पकड़ लेता है और दोबारा सूंघने लगता है और कुछ घटिया बातें भी बोलता है। तभी यूरी को अपना पुराना और खौफनाक दर्द याद आता है। वो गुस्से से बाहर आती है और उस आदमी के हाथ को पकड़कर तोड़ देती है। वो दर्द के कारण पीछे हट जाता है, लेकिन यूरी उसे कोई मौका नहीं देती। वो अपनी पूरी ताकत से ज़मीन पर पंच मारती है जिससे बहुत सारी धूल वहाँ उड़ने लगते हैं। फिर वो उस धूल के अंदर से अचानक उसके पीछे आकर एक फाइनल अटैक करती है और उसी अटैक से उसकी जीत के साथ बैटल ख़त्म हो जाता है। और वैसे यूरी की एबिलिटी है अपनी फिजिकल पावर्स को 5 गुना बढ़ाना। जब ये सब होता है तो देखने वाले काफ़ी चौंक जाते हैं क्योंकि यूरी की एबिलिटी ऐसी है जिसके साथ पावर बढ़ने पर जल्दी मूवमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रही होती है। कुछ घंटों बाद अकीरा को सेकंड प्रोग्राम के लिए ले जाया जाता है। रूम में 4 और लोग के साथ रखा जाता है। मेयोन स्पीकर के जरिए उन सभी लोगों को एक्सप्लेन करती है कि सेकंड प्रोग्राम टीम बैटल्स का होगा, 5 वर्सेस 5। ये कहकर वो कॉल काट देती है। सबको कन्फ्यूज़न में छोड़कर उनमें से एक बंदा कहता है, लगता है वो सभी एक टीम है, क्यों ना इस वक्त को वो एक दूसरे को समझने में लगाएं। वो अपना परिचय देता है और अपनी एबिलिटी बताता है। बटन्स को रस्सी में बदलना वो उसकी एबिलिटी होती है। सब सोच रहे होते हैं क्या घटिया एबिलिटी है। फिर यूरी अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करती है। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ाना। और वो लड़का जिसका नाम केसाकी होता है अपनी एबिलिटी बताता है। वो किसी भी स्टिक को स्वॉर्ड में बदल सकता है। वो बड़ा आदमी भी फिर अपनी एबिलिटी समझाता है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए इनविजिबल हो सकता है, लेकिन वो कहता है उसे ऐसी पावर यूज़ करना पसंद नहीं है जो उसे फोर्स करती हो बिना उसकी मर्जी के। अब अकीरा की बारी आती है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है और अपने मन में सोचता है क्या उसे अपनी असली एबिलिटी बतानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। फिर वो उनसे कहता है उसकी एबिलिटी है अपने हाथ को कैनन में बदलना, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है वो अपनी असली एबिलिटी नहीं बताएगा क्योंकि उसे नहीं पता अगर वो फ्यूचर में दुश्मन बन गए तो अगर उसने अपनी असली एबिलिटी बता दी तो वो अपनी ज़िंदगी उनके हाथ में डाल देगा।
फिर अकीरा यूरी से कहता है अपनी फिजिकल एबिलिटी को दिखाने के लिए थोड़ा जंप करके अपने स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। यूरी मान जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके जंप करती है, लेकिन कैसाकी अपने मन में सोचता है अगर उसने यहाँ जंप किया तो कुछ गलत हो सकता है। यूरी जंप करती है और सीधा सीलिंग तक पहुँच जाती है, लेकिन इस दौरान उसका स्कर्ट टूट जाता है और सबके सामने दिखने लगता है। कैसाकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बड़ा आदमी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो ठरकी बंदर जैसी शक्ल का आदमी नहीं करता, बल्कि उसकी आंखों में दिल बन जाते हैं। यूरी तुरंत समझ जाती है और गुस्से में अपने स्कर्ट नीचे कर लेती है, चिल्लाती है उन सब पे। उन सब ने उसे फुसला लिया, कितने बड़े ठरकी हैं। उसके बाद सभी को एरिना में मैच के लिए बुलाया जाता है। मियोन माइक्रोफोन से अनाउंस करती है कि मैच का फॉर्मेट होगा 1v1 बैटल। बैटल तब खत्म होगी जब कोई बेहोश हो जाए, सरेंडर करे या मर जाए। पहला मैच होता है उस ठरकी आदमी और एक लड़की रेन कास्ट्रिन के साथ। दोनों एरिना में एंटर करते हैं और टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले रेन अपने ओपोनेंट से कहती है क्या वो खुद सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसे लड़ने से डर लगता है, पर उसे पता नहीं अगर वो हारी तो उसके साथ क्या होगा। वो कहती है प्लीज़ वो सरेंडर कर दे और उसे जीतने दे, लेकिन वो बंदर जैसा आदमी हंसकर कहता है उसकी बातें तो काफ़ी मीठी है, लेकिन उसे लगता है कि वो उस ड्रेस के नीचे कुछ छुपा रही है। रेन शांति से कहती है वो गलत समझ रहा है, वो सिर्फ ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि जब वो यहाँ आई थी उसके पास सिर्फ यही था। फिर वो कहती है ऑब्वियसली वो उसे ऐसे ही सरेंडर करने को नहीं कह रही है, वो उसे रिटर्न में एक अच्छा गिफ्ट भी देगी। ये सुनकर उस बंदर जैसे आदमी के अंदर का ठरकीपना फिर से जाग उठता है। वो कहता है उसका ऑफर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर उसने उसे यूज़ किया तो वो मर भी सकती है। वैसे भी उसे लड़कियों पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, तो क्यों ना वो कॉइन टॉस करके फैसला करे कि कौन सरेंडर करेगा। रिन तुरंत मान जाती है और कहती है ठीक है, वो हेड चूज़ करती है। वो लड़का बोलता है तो वो टेल्स लेगा। फिर वो कॉइन हवा में उछालता है, लेकिन उसके कैच करने से पहले ही एकदम से कई 7 प्लेट्स उसके बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो तुरंत मर जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि रेन ने बिना हिले उसे मार दिया था। अकीरा सोचता है ये क्या एबिलिटी थी, क्योंकि सबने सिर्फ इतना ही देखा कि रिन ने हाथ हिलाया और ब्लेड्स हवा में आ गए और उस आदमी को मार दिया। थोड़ी देर बाद मेडिक्स आते हैं उसकी कंडीशन चेक करने। मौत पक्की करने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि उसके शरीर को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये देखकर यूरी का दिल टूट जाता है और वो रो पड़ती है। तब सबको समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल गेम नहीं है, ये तो असली ज़िंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन उस समय पर कैसाकी बोलता है वो खुद ही केयरलेस था, अगर वो थोड़ा और रुक जाता तो वो उसकी एबिलिटी समझ पाते। कितना फालतू था वो। यूरी गुस्से में चिल्लाती है कि वो किसी के मरने के बाद ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी कामेगिरी भी उसकी साइड लेता है और कहता है वो भी ये बात नहीं मानता कि जो टीममेट अभी अभी अरीना में मरा हो उसके लिए ऐसा बोला जाए। वो उसे अपने शब्द वापस लेने के लिए बोलता है, लेकिन कैसाकी मना करता है, वो अपने शब्द वापस नहीं लेगा। अकीरा को लगता है अगर ये झगड़ा अभी नहीं रोका गया तो टीम के अंदर एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। तभी रीन वहाँ से सब कुछ सुन लेती है और अपनी टीम से कहती है उस टीम के अंदर की लड़ाई से उनका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसकी टीम के मेंबर्स थोड़े उदास दिखते हैं। तो रीन बोलती है क्या वो लोग इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसने किसी को मार दिया? वैसे उसने खुद कहा था कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जो उसे मार सकती है। अगर वो उसे नहीं मारती तो शायद वो बंदा उसे ही मार देता। तभी अकीरा बीच में आकर सिचुएशन को संभालता है। वो कहता है बस करो सब लोग, वो सभी एक टीम है, अभी उन्हें फोकस मैच जीतने पर रखना चाहिए, वो बाकी बातें बाद में कर सकते हैं। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और वातावरण थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अगले मैच का अनाउंसमेंट होता है जो कि कामेगिरी वर्सेस एक लड़की जिसका नाम होता है ततारा रिंग। कैसाकी नोटिस करता है कि ततारा बहुत ही ज़्यादा शांत लग रही है, जबकि उसका ओपोनेंट कामेगिरी जैसा पावरफुल आदमी है। वो कामेगिरी को सावधान करता है। कामेगिरी कॉन्फिडेंटली कहता है फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन वह खुद भी नोटिस करता है कि ततारा का बर्ताव काफ़ी अलग है। टाइमर स्टार्ट होता है और जैसे ही शैकल्स खुलते हैं कामेगिरी सीधा उस पर चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले ही ततारा अपना हाथ उठाती है और सीधा सरेंडर कर देती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उस लड़की ने बिना फाइट किए ही गिव अप कर दिया। कामेगिरी को सीधा विनर घोषित कर दिया जाता है और वो अरीना से वापस लौट आता है। मैच खत्म होने के बाद रीन ततारा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ततारा जवाब देती है क्योंकि उसका ओपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग था और उसे पता था कि वो उससे नहीं जीत सकती। जब उसने उसकी एबिलिटी कॉपी करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ।
जब वो किसी एबिलिटी को कॉपी करके तुरंत समझ नहीं पाती, इसका मतलब होता है कि उस एबिलिटी में कोई स्पेशल कंडीशन होती है जो उसके काम की नहीं होती है। वैसे ततारे की एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी ओपोनेंट की एबिलिटी कॉपी कर सकती है, लेकिन सिर्फ 10% ताकत के साथ। जब उसने कामिगरी की एबिलिटी कॉपी करने की कोशिश की, जिसमें कामिगरी 2 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाता है, तो उसे सिर्फ 0.2 सेकंड्स की इनविजिबिलिटी मिलती है। रिन गुस्से में आकर कहती है वो उसे माफ़ नहीं करेगी। उसे पता भी है ये टीम बैटल में अगर वो उसकी वजह से हार गए तो पूरी टीम को सज़ा हो सकती है। लेकिन तभी एक लड़की उसे शांत करती है और वादा करती है कि नेक्स्ट राउंड में वो पक्का जीतेगी। रिन थोड़ा शांत होती है और कहती है ठीक है, और उससे माफ़ी मांगती है कि वो थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। जब अगला मैच स्टार्ट होता है केसाकी वर्सेस दूसरी टीम की एक लड़की के बीच, जैसे ही वो लड़की अरीना में एंटर करती है, रिन उसे याद दिलाती है कि अपना वादा मत भूलना। टाइमर शुरू होता है। जैसे ही शक्ल्स खुलते हैं वो लड़की अपना वेपन निकालती है, एक स्लिंग शॉट। वो एक स्लिंग शॉट से छोटी सी बॉल केसाकी की तरफ शूट करती है, लेकिन केसाकी उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अगले ही मोमेंट सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो छोटी सी बॉल एक बड़ी गोल्डन बॉल में बदल जाती है। तब रिवील होता है कि यही इस लड़की की एबिलिटी है। केसाकी तुरंत रिएक्ट करता है और वो अपने स्टिक को बदल लेता है एक स्वॉर्ड में। जैसे ही केसाकी अपने स्वॉर्ड लेकर उस लड़की पर चार्ज करता है, वो लड़की एकदम से 3 ब्लॉक्स केसाकी पर शूट कर देती है। केसाकी उन तीनों से बड़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन अचानक एक छोटा बॉल सीधा ऊपर से उसकी तरफ गिरता है। केसाकी तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस बॉल को बीच से काट देता है। सब लोग देख के हैरान होते हैं। केसाकी अंदर ही अंदर सोचता है अच्छा हुआ उसने अपनी असली एबिलिटी अब तक उन्हें नहीं दिखाई। उसकी असली एबिलिटी ये थी कि वो स्टिक को ऐसी स्वॉर्ड में बदल सकता है जो किसी भी चीज़ को काट सकती है। वो लड़की ये देखकर समझ जाती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो सरेंडर करने का सोचती है, लेकिन जब वो रीन की तरफ देखती है तो उसे रीन का डरावना चेहरा मिलता है। वो डिसाइड करती है कि वो अभी पीछे नहीं हटेगी। वो और बॉल्स निकालती है और एक के बाद एक केसाकी पर शूट करने लगती है, लेकिन जब तक केसाकी नोटिस करता वो पूरी तरह से गिर चुका होता है, बस अपने सामने वाली साइड को छोड़कर। तभी वो लड़की कहती है अब वो उसका लास्ट भागने का रास्ता भी बंद करने वाली है और एक बॉल केसाकी की तरफ फेंकती है। फिर केसाकी उसे आसानी से ख़त्म कर देता है, लेकिन तभी एकदम से वो लड़की सीधा उसके ऊपर जा आती है। उसने केसाकी को उलझा दिया होता है। उसके हाथ में अभी भी एक बॉल बची होती है, लेकिन केसाकी बिना टाइम वेस्ट किए एक नाइफ उसकी तरफ फेंकता है। वो नाइफ सीधा जाकर उसके स्लिंग शॉट को काट देता है और बॉल नीचे से गिर जाती है। वो लड़की शॉक्ड होकर पूछती है कि इतने समय से उसने वो नाइफ छुपा कर रखा था। केसाकी जवाब देता है नहीं। फिर वो रिवील करता है कि जब उसने पहले अपनी स्टिक को तोड़ा था तब उसने एक छोटा सा टुकड़ा छुपा लिया था, जिससे उसने चुपके से एक नाइफ में बदल दिया। केसाकी उस लड़की से कहता है वो उसे लास्ट चांस दे रहा है सरेंडर करने के लिए। वो लड़की हल्का सा स्माइल करती है और कहती है थैंक्स उसे ये मौका देने के लिए। अचानक से वो लास्ट बॉल जो पहले गिर गया होता है केसाकी के पैर के नीचे आ जाता है। फिर वो बॉल बड़ा होते जाता है और सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर लग जाता है। केसाकी तुरंत ही बेहोश हो जाता है और मैच हार जाता है। थोड़ी देर बाद केसाकी होश में आता है तो देखता है अकीरा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। अकीरा कहता है वो उस बंदर के हारने का मजाक उड़ा रहा था और अब वो खुद ही हार चुका है। केसाकी को गुस्सा आने लगता है। अब अकीरा की बारी आती फाइट करने की। यूरी उसे सावधान करती है संभल कर रहने के लिए। अगर वो भी हार गया तो उन सबका गेम ओवर हो जाएगा। अकीरा सीरियस हो जाता है और कहता है उसे पता है और ये सब कुछ इस बेवकूफ़ की वजह से हुआ है। वो अरीना में एंटर करता है और टाइमर शुरू होता है। अकीरा अपनी एबिलिटी के बारे में सोचता है कि उसकी पावर डिपेंड करती है कि सामने वाला उसके बारे में क्या मानता है। वो सोचता है लेकिन ये बंदा कौन है? क्या ये उसका ओपोनेंट है जो उसके सामने खड़ा है, या पूरी दुश्मन टीम, या हो सकता है उसके खुद के टीममेट्स? अब ये सब पता करने का समय आ गया है। जैसे ही शक्ल्स खुलते हैं फाइट स्टार्ट होती है। अकीरा अपने टीममेट्स की तरफ देखता है और कैनन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनन एक्टिवेट नहीं होती। वो कहता है अब सेकेंड ट्राई की बारी है। वो सीधा केसाकी की तरफ देखता है और कहता है उसने क्या सोचा कि वो इस बात को जाने देगा कि उसने एक हारने वाले का मजाक उड़ाया था और वो खुद भी एक मैच हार गया। अगर अकीरा अब नहीं जीता तो उसकी पूरी टीम हार जाएगी। वो बस एक परेशानी है, इसलिए वो उसे यही मार डालेगा। तभी अचानक कैनन एक्टिवेट हो जाता है और अकीरा सच में केसाकी की तरफ कैनन से फायर करता है, लेकिन केसाकी कैनन का शॉट डॉज कर लेता है। तब अकीरा कहता है वो अभी तो मजाक कर रहा था, लेकिन यह उसे एक सबक के तौर पर लेना चाहिए। उसका ओपोनेंट डर जाता है और कहता है यह बंदा तो काफ़ी खतरनाक है। अकीरा अंदर ही अंदर सोचता है सॉरी केसाकी, लेकिन उसकी एबिलिटी एक्टिवेट करने का सिर्फ यही रास्ता था। अब जब उसका ओपोनेंट विश्वास कर लेता है कि अकीरा की एबिलिटी कैनन है, तो अकीरा
उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अब वो अपने ओपोनेंट पर बहुत सारे कैनन के शॉट्स फायर करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट एक बैरियर से खुद को बचा रहा होता है। चाहे अकीरा कितनी भी बार फायर करे, हर शॉट नाकामयाब हो जाता है। ओपोनेंट घबराहट में चिल्लाता है, ऐसे तो वो मर जाएगा। तभी लड़कियां उसे चीयर करने लगती है। रिन कहती है, किसी लड़के को ऐसे चीयर नहीं करते, यह है असली तरीका। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो जीत गया तो वो 2 लड़कियां उसे सब कुछ देगी जो वो मांगेगा। ये सुनकर वो बंदा एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो भी एक ठरकी स्माइल के साथ। लेकिन तभी अचानक एक जूता उसके मुंह पे आके लगता है और अकीरा अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे अपने दोनों हाथों से ऊपर करके सरेंडर करने को कहता है। अकीरा एक्सप्लेन करता है, जब उसने पहली बार उसे हिट किया तो उसका बैरियर एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि उस समय उसका हाथ ज़मीन को छू रहा था। लेकिन जब उसने उस पर जूता मारा तब उसका हाथ ज़मीन पर नहीं था और उसका बैरियर एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब उसका बैरियर सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब उसका हाथ ज़मीन को टच करता हो। आखिर में वो बंदा सरेंडर कर देता है और अकीरा मैच जीत जाता है।